जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बात बिल्कुल सही है कि जब राष्ट्रपति महामहिम हैं जो एसटी समाज की हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इसीलिए नहीं बुलाया गया है कि वो एक एसटी समाज की महिला हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया। और तो और हमें सबसे पहली बात तो यही है, पाखंडवाद से बचना होगा। और पाखंडवाद जिस देश में इतना होगा तो उस देश में हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो जाएगा। इस देश को छोड़ करके, भारत देश को छोड़ करके, धर्म तो हैं लेकिन कोई हमें एक देश ऐसा बता दे जिसमें जातियां हैं। आपके कहने का मतलब है भारत एक ऐसा देश है जिसमें जातियां हैं, बाकी अन्य देशों में जी विदेशों में जातियां नहीं है। जी जो जाति का सर्टिफिकेट दिया जाता है वो कितनी तरह दिया जाता है, अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस देश में उसकी जाति नहीं लिखी होती है, केवल उसे उसका जाति का सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो इन चीजों का सबसे पहले बंद होना चाहिए कि जब जातियां खत्म हो जाएंगी कोई भी, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई। तो जैसे जितने भी लोग रहने वाले हैं भारत देश में, उनको सबसे पहले ये कहा जाए, कोई भी ना तो ब्राह्मण लिखेगा, ना कोई ठाकुर लिखेगा, ना कोई जाटव लिखेगा, ना कोई अहरवार लिखेगा, ना कुरीद लिखेगा, ना खटिक लिखेगा। आप लोग जो है वो भारतीय लिखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन नेटवर्क न्यूज चैनल पे। आज हमारे साथ हैं आजाद पार्टी के कानपुर मंडल उपाध्यक्ष छबीराम जाटव जी। आइए आज से बात करते हैं। हमारा नाम छबीराम जाटव है और मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम का मंडल उपाध्यक्ष कानपुर मंडल से हूँ। तो जैसे कि अभी आजाद समाज पार्टी जो है अभी हाल में बनी हुई है, आजाद समाज पार्टी से पहले बहुजन समाज पार्टी थी। आजाद समाज पार्टी बनने का क्या उद्देश्य है? देखिए, कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी हमारे समाज के ही एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी थे, जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के तहत में इतनी बड़ी चीजें हुई, उनके ऊपर मुकदमे लगे। उन्होंने एक पार्टी नहीं बनाई थी, उससे पहले संगठन बनाया था जिसका नाम था भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और जहां पर भी दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों पर, हमारे लोगों के ऊपर कहीं पर भी कोई अत्याचार होता था, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग पहले ही पहुंच जाते थे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग पहले ही पहुंच जाते थे और उनकी बात को संविधान के दायरे में रखते हुए उसको जब नहीं सुना जाता था तो हो सकता था कुछ लोग रोड भी जाम कर लेते थे, अन्य चीजें भी होती थी। तो ऐसी चीजों को देखते हुए उन्होंने देखा कि ये उभर रहे हैं और दलित शोषित समाज की आवाज उठा रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर रासुका लगा करके उनको अंदर कर दिया गया। जब अंदर कर दिया गया तो हमारे उत्तर प्रदेश क्या भारत देश में कई पार्टियां हैं, जैसे अभी आपने नाम लिया, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी, कई पार्टियां हैं। तो इनमें से किसी न किसी पार्टी को इस बात की आवाज उठानी चाहिए थी कि जो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनको किस तरह से जेल में डाल दिया गया और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर रासुका लगा दी गई। कोई भी एक भी पार्टी ने उनका सहयोग नहीं किया। जब देखा वो अपनी जमानत लेकर के संविधान के दायरे के अंतर्गत, मतलब संविधान के तहत वो अपनी जमानत लेकर के बाहर आए, तो उन्हें लगा कि वास्तविकता में हमारी आवाज को कोई भी पार्टी ना तो उठा रही है, ना ही तो हमारी बात को सुन रही है। तो फिर उन्हें लगा कहीं न कहीं उनके ऊपर मुकदमे भी लगते चले गए, बराबर 100 से अधिक मुकदमे हो गए। और जब किसी के ऊपर मुकदमे हो जाते हैं तो कहीं न कहीं ये पुलिस वाले लोग हैं, राजतंत्र के तहत में धीरे से किसी न किसी का एनकाउंटर भी करवा देते हैं। तो मजबूरी बस जब किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई तो हम लोगों को पार्टी बनानी पड़ी। तो यही कारण है आप आजाद समाज पार्टी बनानी पड़ी जी। जैसे कि आजाद समाज पार्टी है, 2000 लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में, तो इसमें क्या तैयारी होगी आपकी? देखिए, आजाद समाज पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का और हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है, उनका जो आदेश है वो यही है कि हम लोग बूथ स्तर तक जाएं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं एक एक ग्राम में जाकर के, जो भी एक गांव में, मान लीजिए यहाँ लक्ष्मीपुर में आए हैं, 2 बूथ हैं, तो बूथ बाई बूथ हम लोग गठन कर रहे हैं और बूथ पे लोगों को क्या काम करना है, कैसे वोट डलवाना है और किस तरह से हम लोगों को, हमें क्यों वोट देना है, क्योंकि हम लोगों को काम कर रहे हैं, इसलिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं हम लोगों को। तो आप लोग सभी लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं जी। क्या लगता है आपको, बहुजन समाज जागरूक हो रहा है आपका? जी 100% हमें लग नहीं रहा है, विश्वास भी है, क्योंकि आज के टाइम पर जो पब्लिक है और जान चुकी है, अभी बताया था एक दादाजी ने, आज के टाइम पे ट्विटर या फेसबुक अन्य माध्यमों से नहीं है। आज के टाइम पर अगर कोई घटना घटित हो जाती है और पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती है
तो डायल 112 की जगह पर लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष का नंबर ढूंढते हैं और लगा लिया जाए। कितनी से जल्दी वहां पर जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो पहुंचते हैं, और नहीं तो जब तक होता है समय हमारी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। जैसे कि जय भाई बात है उत्तर प्रदेश है और भी अन्य राज्य हैं, तो क्या लगता है आप बहुजन समाज कितना साथ है आपके यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, बहुजन समाज आज जाग चुका है और जागरूक भी हो चुका है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में सभी बहुजन समाज के लोग अपना वोट देते रहे हैं, लेकिन कहीं पे इससे पहले मैं भी बहुजन समाज पार्टी में ही था। कहीं न कहीं हमारे साथ में ये एक्सीडेंट हुआ, कोई भी लोग हमें देखने के लिए नहीं आए, कोई सुनने वाला नहीं, किसी के साथ घटना हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, आज किसी के साथ घटना या कैजुअलिटी हो जाती है तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगर उन्हें ये मालूम हो जाए कि यहाँ पर फलानी जगह पर इतना चंदा मिलने को है या पैसा मिलने को है, तो वो अपनी राजधानी लखनऊ से ही गाड़ी दाब देंगे और तुरंत दौड़ते हुए चले आएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। और आज हम लोग जो हैं, वो लोग हमें बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि बदनाम करो, हमको कितना बदनाम करोगे? अरे तुम हमें जितना बदनाम करोगे, हम उससे कई गुना ज्यादा बहुजन समाज का काम करेंगे। और जो काम करेगा, ये बहुजन समाज का जो लोग हैं वो उन्हीं लोगों को वोट करेंगे जो उनका काम करेगा, उनके लिए आंदोलन करेंगे और जो लोग उनके लिए रोडों पर लड़ने का काम करेंगे। और वो भी हम लोग लड़ते हैं। जो लोग कहते हैं मुकदमे, हम लोग संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं और उन लोगों का निस्तारण करते हैं। फिर भी ये मनुवादी सरकार है, फिर भी हम लोगों के ऊपर ये लोग फर्जी तौर पे मुकदमे लादने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने लोगों को बचाते हैं और पूरी तरह से उनका सम्मान भी करते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। जैसे अभी आपने कहा ये मनुवादी सरकार है, ये मनुवादी सरकार ये बोल रही है हिंदू राष्ट्र, जो दलित हैं वो भी हिंदू हैं और जो हिंदू तो मतलब है बोले हिंदू राष्ट्र बनाएगी सरकार, ये बोल रही है कि तो क्या मुमकिन है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, इस देश में ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। और धर्म के नाम का चश्मा उतार करके देखोगे तो लगेगा हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ भारत देश का संविधान खतरे में है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है, जो लोग कहते हैं हिंदू, जैसे ही चुनाव आता है तो सभी लोग हिंदू हो जाते हैं। चुनाव जाने के बाद में धोबी है, धानुक है, चमार है, महार है, पासी है, खटिक है, डोंग है, वाल्मीकि है, ग्यार है, ये सब जातियों में बढ़ जाते हैं। भाई कहीं पर भी नाम जो है, जैसे भारत है, अब भारत में जो लोग रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहले वो अपने नाम के पीछे, जैसे कि नाम लिखता है कोई भी आदमी, उन्होंने कहा, कोई कहता है कि मैं उपेंद्र दुबे हूं, कोई कहता है जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं नितिन गौतम लिखते हैं, कोई आया उन्होंने कि मैं कटियार लिखता हूं, किसी ने कहा वो लिखता हूं। तो सबसे पहले इस देश में जो जाति का सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो कितनी तरह दिया जाता है? अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस देश में उसकी जाति नहीं लिखी होती है, केवल उसे उसका जाति का सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो इन चीजों का सबसे पहले बंद होना चाहिए कि जब जातियां खत्म हो जाएंगी कोई भी, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई। तो जैसे जितने भी लोग रहने वाले हैं भारत देश में, उनको सबसे पहले ये कहा जाए, कोई भी ना तो ब्राह्मण लिखेगा, ना कोई ठाकुर लिखेगा, ना कोई जाटव लिखेगा, ना कोई अहरवार लिखेगा, ना कुरील लिखेगा, ना खटिक लिखेगा, आप लोग जो है वो भारतीय लिखिए, यानी कि भारतीय। और ऐसा अगर करने में सरकार कोई सक्षम नहीं है तो हिंदू राष्ट्र क्या, एक गांव भी हिंदू राष्ट्र का नहीं बना सकते कोई भी। मतलब कि आपका कहने का मतलब है अगर सरकार ऐसा करेगी तो आप एक गांव भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। अच्छा सर, जो आजाद समाज पार्टी है 2024 में क्या किसी पार्टी गठबंधन में हो सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बयान दिया है कि मेरा पहला उद्देश्य जो है आजाद समाज पार्टी का वो ये है कि किसी भी तौर पे हम लोग ये चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अंधी बहरी गूंगी सरकार है जो सुनती नहीं है। जैसे मणिपुर में हमारी माताएं बहनें, जब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सभी लोग ये कह रहे थे, जब द्रौपदी मुर्मू जी को, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनको जब राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो एक बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये बता रहे थे एसटी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, महामहिम का पद दिया जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब उसी एसटी समाज के लोगों के साथ में माताओं बहनों को मणिपुर में नंगा घुमाया गया, तो उसी एसटी समाज की जो महामहिम है
राष्ट्रपति जी, उनका एक भी बयान नहीं आया। तो ऐसे क्या तत्व हैं जिनसे कि महामहिम जैसे लोग भी मेरी समझ से डरते हैं, अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, तो ऐसी सरकार में हिंदू राष्ट्र कहां से हो जाएगा? सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, एक तो आरएसएस के लोग बयान दे रहे हैं, आरएसएस बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरा पहलू उनका है तो एबी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है, उन्हीं का संगठन है। तो सबसे बड़ी चीजें ये हैं, हम लोगों को कभी भी, हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, हमारे जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं उन लोगों के लिए संविधान के तहत एक चीज बताई गई है। संविधान में लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये सातों चीजें हमारा संविधान के तहत में लिखा हुआ है और ये चीजें हमको मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो हमें लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से संविधान को बताया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह के गए हैं कि किसी भी देश का कितना भी बुरा संविधान क्यों ना हो, यदि उसे लाने वाले लोग, अमल में लाने वाले लोग हैं, वो लोग अच्छे हैं तो उस देश का संविधान अच्छा साबित होगा। और जिस देश में लोग, अगर संविधान को अमल में लाने वाले लोग बुरे हैं तो उस देश का संविधान बुरा साबित होगा। तो इसी तरह से जो लोग हैं संविधान को अमल में लाने वाले, वो लोग बुरे हैं, ये चीज है सबसे बड़ी चीज। और जब संविधान की आप बात मानते हैं, सारी चीजें मानते हैं, तो संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है उनकी, और जो लोग प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं और अध्यक्ष रहे हैं, उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए, या वीर सावरकर जी की जो उन्होंने लगा दी है उनके लगने चाहिए। उन्होंने क्या किया है देश के लिए योगदान? जैसे कि अभी आप बता रहे संसद भवन में, हमने सुना है कि संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, तो मतलब जो राष्ट्रपति हैं अपने भारत देश के, उन्हें भी उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल सही है कि जब राष्ट्रपति महामहिम है जो एसटी समाज की हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इसीलिए नहीं बुलाया गया है कि वो एक एसटी समाज की महिला है, इसलिए नहीं बुलाया गया। और तो और हमें सबसे पहली बात तो यही है, पाखंडवाद से बचना होगा, और पाखंडवाद जिस देश में इतना होगा तो उस देश में हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो जाएगा? इस देश को छोड़ करके, भारत देश को छोड़ करके, धर्म तो हैं लेकिन कोई हमें एक देश ऐसा बता दे जिसमें जातियां हैं। आपके कहने का मतलब है भारत एक ऐसा देश है जिसमें जातियां हैं, बाकी अन्य देशों में, जी, विदेशों में जातियां नहीं है। जी, हर जिले में ऐसा है। उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं, हर जिले में जिला अध्यक्ष हैं, और सारी तरह से हर जगह पे बूथ गठन बहुत तेजी से चल रहा है। और हम लोगों ने इतनी जल्दी, इतने कम समय में, ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में उत्तर प्रदेश के आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संगठन नहीं है। और ऐसा शायद ही कोई बूथ होगा जहां पर बाई चांस कोई मनुवादी लोग रहते हों जिनकी हमारी पार्टी में एंट्री नहीं है, वहां पर कार्यकर्ता ना हो। वरना ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें हमारा कार्यकर्ता या पदाधिकारी लगभग में मौजूद नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जैसे कि बहुजन है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहुजन है, जैसे कि अन्य राज्यों में बहुजन है, तो क्या और अन्य राज्यों में बहुजन जुड़ रहा है आपके साथ? जी ऐसा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। अभी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाकर के अभी मालूम है जयपुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग की जो बच्चे के संबंध में थी। आपने देखा होगा वहां पर एससी समाज का बच्चा था, उसने केवल और केवल उसे पीट पीट करके मार डाला गया। तो ये चीजें उसके जब नहीं जाने दिया वहां राजस्थान की सरकार ने, तो फिर बाद में भैया ने ये कहा था अब की बार मैं इतनी ताकत से आऊंगा, और इतनी ताकत से गए लाखों लोगों की भीड़ के साथ में। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आने वाला कल है वो बहुजनों का राज होगा इस देश में। और जिस दिन बहुजनों का राज होगा, ये संविधान पूरी तरह से लागू होगा, ये 100% मैं बताना चाहता हूँ। कहने का मतलब आपके 2024 में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी क्या? आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं आपको 2024 में नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कहीं न कहीं सरकार के लिए जितनी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि 543 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें से 272 सीटें जो चाहिए होती हैं, उस तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है। हम लोग ये चाहते हैं, माननीय कांची राम साहब ने ये कहा था कि सरकार जो होती है वो मजबूत नहीं होनी चाहिए। मजबूत सरकार अगर होगी, कोई देता है तो वो अपनी मनमानी करेगी, लेकिन अगर मजबूर सरकार होगी, जैसे कि किसी के गठबंधन से होगी, तो वो अपनी अगर मनमानी करेगी, तो अगर हमने अपना समर्थन खींच लिया तो वो सरकार गिर जाएगी और पुनः चुनाव होंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को सरकार में भागीदारी मिले और हमारे कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी
और भीम आर्मी भारत एकता मिशन की इतनी जी तोड़ मेहनत करेंगे कि आने वाले कल में पहली बात तो यह है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जरूर हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, या तो आज और आज नहीं तो कल। इसका मतलब 2024 में 2027 तक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2027 में विधानसभा का चुनाव होता है, अगर 2024 में हम लोग पीछे रह गए तो 100% मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे न्यूज चैनल नेटवर्क, मिलते हैं जल्द, मिलेंगे नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।